Okay, children, going ahead with chapter 12. अब ये ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेजेस पे है ये चैप्टर, बिकॉज काफ़ी सारा पोर्शन है जो इस चैप्टर का कट हो चुका है। इससे पहले हम आगे बढ़े न्यूमेरिकल्स की तरफ। लेक्चर 194 में कुछ डेफिनेशंस थी जो मैंने आप लोग को सर्च करने को बोली थी, एंड यू हैव टू राइट दैट, और वो हमें डिस्कस करनी थी। वो डिस्कस करना है भी, काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी मुझे वो भेज दी डेफिनेशंस, बट स्टिल जस्ट एक बार लिखा है सर्च फॉर डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, जैसे ये लिखा है। एंड ये आप देखेंगे ये पेज 173 पे काफ़ी क्लियरली लिखी हुई है वेवलेंथ की भी, जहाँ पे लिखा है व्हाट हैव यू लर्नड पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की भी लिखी है, टाइम पीरियड की भी लिखी है डेफिनेशन। एंड ऑफ कोर्स ये डेफिनेशंस आप चाहें तो पेज 164 पे भी सर्च करके आप लिख सकते हैं। फिर है एम्पलीट्यूड, पिच, टोन, नोट एंड स्पीड ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड का लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड, ये पेज है पेज 165 पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. It is usually represented by the letter A. And similarly नीचे एक है pitch. हाँ, the way the brain interprets the frequency of an emitted sound is called the pitch. फिर है tone, note. टोन है पेज 166 पे। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट। और फिर है नोट, द साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट एंड इज प्लेजेंट टू लिसन टू। और फिर है स्पीड ऑफ साउंड, तो उसके नीचे ही है। और फिर एक और क्वेश्चन लिखा है हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन आल्सो। तो ये वही जो एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है पेज 166 पे, ये आपको डिराइव करना है। कुछ बच्चों ने, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, दे हैव सेंट मी दिस डेफिनेशंस एंड दिस थ्योरी। इफ यू हैव डन इट ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू डू इट अगेन, बट अगर आपका पेंडिंग है सो जस्ट फिनिश ऑल दिस। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू डिस्कस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं पेज 166 पे। एक क्वेश्चन है विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस, एंड सेकंड है पिच। तो लाउडनेस जैसे हमने देखा है वो इज डिटरमिन्ड बाय एम्पलीट्यूड एंड पिच इज डिटरमिन्ड बाय फ्रीक्वेंसी। एंड सेकंड है विच साउंड वेव हैज अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। तो उसका आंसर गिटार है इफ इट इज प्रॉपर्ली ट्यून्ड। फिर पेज 166 पे एक क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। तो ये बेसिकली डेफिनेशंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके नीचे है हाउ आर द वेव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। तो इसमें जो आपने अभी ये फॉर्मूले की हमने बात करी, जो डेरिवेशन लिखना है आपको, ये बेसिकली बस आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन 3 और 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पेज के। और फिर एक नीचे एक क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जस्ट ऊपर ये लिखा है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग each second through a unit area is called the intensity of sound. We sometimes use the terms loudness and intensity interchangeably, but they are not the same. Loudness is the measure of the response of the ear to the sound. Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one sound as louder than the other simply because our ear detects it better. अब आगे का ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अब नहीं है इस चैप्टर में, डिलीटेड है। एक चीज़ जस्ट आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये ऑल्थो वैसे टेक्निकली डिलीटेड पोर्शन में, और कभी कभी ये यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में, और जब भी यूज़ होगा तो आपको ये जो टेबल का डेटा है वो ऑलरेडी दिया होगा। जैसे लिखा है टेबल 12.1 लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया एट 25 डिग्री। जैसे स्पीड ऑफ जैसे एल्यूमिनियम में लिखा है 6420, निकल में 6040 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप लिखा हुआ है। एयर में जैसे लिखा हुआ है 346 मीटर्स पर सेकेंड। ये सारी स्पीड्स लिखी हुई हैं। एंड जैसे जो अभी आपने अभी फॉर्मूला देखा है स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, कभी कभी इस फॉर्मूला में ये यूज़ होंगी इनमें से वैल्यूज़। अगर एयर की है, जैसे एयर का तो 346 है, तो या कभी कभी 344 भी लेते हैं, डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या गिवन है। एंड तो उसमें वो ली जाती है। पर कभी कभी होगा कि एल्यूमिनियम से रिलेटेड से कोई सम होगा तो आपको जैसे 6420 मीटर पर सेकंड लेना होगा। बट जब भी ऐसा होगा तो आपको एक टेबल याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, द वैल्यू विल बी गिवन टू यू, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं 8 देखना चाहूँगा जो पीछे टेक्स्ट बुक में है। क्वेश्चन 8,
Two children are at opposite ends of an aluminum rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of time taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the child. अब आपको मालूम है कि वो जो अभी हमने एक टेबल की मैंने बात करी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 346 मीटर्स पर सेकेंड, और वो टेबल से आप देखेंगे। अच्छा, ये जब क्वेश्चन आएगा, अगर आए एग्जाम में, तो ये एल्यूमिनियम वाली स्पीड है, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगी, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि कितना ये रेशियो ऑफ टाइम निकालना है। ठीक है, तो ऑपोजिट एंड्स पे हैं और वो रेशियो ऑफ टाइम, ये सपोज एल्यूमिनियम रॉड है। ठीक है, हमें इसका लेंथ नहीं मालूम है, सपोज इसका लेंथ x है। ठीक है, सपोज इसका लेंथ x है और बोलता है रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम सेकंड वाज साउंड इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड। एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, तो कितना टाइम लगेगा, कितना वो लगेगा। सो आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम लिखें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब पहला, अगर हम सपोज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को अगर हम t1 लिखते हैं, तो टाइम t1 लिखा, तो डिस्टेंस कितना है x, जो उसको ट्रैवल करना है साउंड को, और स्पीड आपको मालूम है 346। दूसरा आपको मालूम है डिस्टेंस कितना है, टाइम t2। अगेन डिस्टेंस तो उतना ही है, अगर दूसरा बच्चा यहां से बोल रहा है, ऊपर अब स्पीड कितनी है 6420। लास्ट स्टेप अब आपको रेशियो लेना है, यानी t1 बाय t2। जब आप लिखेंगे x अपॉन 346 अपॉन x अपॉन 6420। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ये ऊपर वाला ऐसे ही रखना है, नीचे वाला इन्वर्ट कर देंगे इनटू 6420 अपॉन x कटिंग। अब इस टर्म को आप जितना कट हो सकता है नॉर्मली कट करना, और वो जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हमने एक उस टेबल का यूज किया, एंड जैसे मैंने बताया अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं जाता हूँ एक क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट? एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट, तो एक सेकेंड, जैसे एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 into 100, सो इट विल वाइब्रेट 6000 टाइम्स। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन दिखा देना। इन 1 मिनट देयर 60 सेकेंड्स, देयरफॉर 60 into 100, तो आंसर विल बी 6000। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कॉम्बिनेशन सम है ग्रेविटेशन से, एंड ऑफकोर्स ये चैप्टर से तो क्या रिलेटेड है। तो एक पार्ट तो आप ऑलरेडी पहले से ही कर सकते हैं उसमें। एनीवे, क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप? गिवन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ साउंड आपको 340 मीटर्स पर सेकेंड दिया। अब आपको एक चीज लग रहा हो, कभी 344 दे देते हैं, कभी 340 दे देते हैं, मतलब कि कुछ भी दे रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड, तो अच्छा है। इनफैक्ट हम अच्छा, हमारे लिए अच्छा है कि स्पीड जो है इन्होंने 340 मीटर्स पर सेकेंड पर दिए, क्योंकि आपको फिर कैलकुलेशन में आप देखोगे आपको इजी पड़ेगा। 344 या 346 जैसे आप करेंगे तो उसमें और भी दिक्कत होती है। एनीवे, क्वेश्चन है कि भाई एक टावर है और ये टावर का आपको हाइट दिया हुआ है, वो दिया है 500 मीटर्स, और नीचे एक पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर है। सपोज आप ऊपर खड़े हैं और आपको पत्थर फेंकने का शौक है, यू लाइक थ्रोइंग स्टोन, सो यू थ्रो अ स्टोन, एंड जब वो थ्रो करते हैं, सो हाउ मच टाइम जब वो स्टोन टच करता है वाटर को, वो आवाज आपके कान तक कितनी देर में पहुंचती है। ठीक है, तो आप देखोगे इसके दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है T1 है हाउ मच टाइम की स्टोन जो है नीचे पहुंचने में लगा था। ठीक है, कितनी देर में वो नीचे पहुंचता है, ये T1 है।
ये पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना पिछले वाले चैप्टर में, तो खैर हम डिस्कस तो करेंगे कैसे निकालना। T1 पर डी ऑलरेडी आप कर चुके हैं। और सेकंड है T2। T2 है कि जैसे ही स्टोन ने टच किया वाटर को, वो आवाज अब आपके कान में कितनी देर में पहुंचेगी, यहां से लेके यहां तक, तो ये भी निकालना होगा, फिर दोनों को ऐड करना होगा। तो T1 क्या है, द टाइम द स्टोन टेक्स टू ड्रॉप फ्रॉम टॉप टू द बॉटम टू द वाटर, एंड T2 इज द टाइम कि वो टाइम जब जैसे स्टोन ने टच किया तो आवाज हमारे कान तक कितनी देर में वो आएगी, तो वो दोनों को ऐड करना होगा। T2 तो आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, इट इज वेरी सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आपको फॉर्मूला मालूम है। तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपको उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी 500 मीटर, और स्पीड ऑफ साउंड आप उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 340। तो ये आपका T2, उसको डेसिमल में निकाल देना आफ्टर 2 प्लेस। ये आपका T2 है। T2 ये इतना क्यों है, क्योंकि यहाँ जैसे ही स्टोन ने टच किया तब साउंड को हमारे कान तक पहुंचने के लिए इट हैज टू ट्रैवल 500 मीटर्स। कितना डिस्टेंस है, 500 मीटर्स, एंड स्पीड ऑफ साउंड उसने हमें दी है 340 मीटर्स पर सेकंड। तो ये T2 आपका निकल जाएगा। अब हम देखते हैं T1 कैसे निकलेगा। T1 निकालने के लिए अगर आप देखो ये 500 मीटर है, तो यानी S उसने आपको दिया हुआ है 500 मीटर, G आपको गिवन है, अच्छा उसने पॉजिटिव लेंगे आप क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है। एंड आपको मालूम है जब ऊपर फेंकते हैं तो क्या जीरो लेते हैं, और जब नीचे फेंकते हैं तो क्या जीरो लेते हैं। जब नीचे एनीथिंग इज थ्रोन देन वी टेक u इक्वल टू 0, तो u आपके पास 0 है। टाइम आपको निकालना है, और ये टाइम बेसिकली आपका T1 होएगा। ये जो भी टाइम आप निकालोगे ये आपका T1 होगा। तो ये चीजें यूज करके आपको मालूम है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपके पास जो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला से यूज करके जो भी कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, आप देखना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये आप चीज ऑलरेडी कर चुके हो। जब ये व्हेन यू फिगर आउट, एंड आपको एम क्या, आपको T निकालना है बेसिकली, और वो जो T निकलेगा वो बेसिकली आपका क्या होगा, T1 होगा। और वो जब T1 निकल जाएगा तो दोनों को बस आपको फिर ऐड करना है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, इसमें 2 कॉम्बिनेशंस यूज होंगे। पहले एक में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो है हमारे, एंड ये फॉर्मूला जो दूसरे में T2 के लिए नॉर्मल फॉर्मूला। तो दिस इज वन ऑफ द फ्यू सम्स जिसमें बोथ formulas are being used. It is very rare, but in this sum it is done like that. And generally, if this sum comes, it comes for 3 to 4 marks. So do this sum properly. In case of any doubt, of course, you can always message or call me. Okay, so finish this sum also. Cheers.